हाय। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि एमआरआई, सीटी और एक्सरे, ये तीन तरह की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं स्पाइन के लिए। अब कई बार मरीज ये पूछता है हमसे कि सर एमआरआई तो हो ही गया है, अब सीटी या एक्सरे की क्या जरूरत है, या अब मेरा एक्सरे हो गया है तो एमआरआई आप क्यों करा रहे हैं, या एमआरआई और एक्सरे दोनों हो गया है तो डॉक्टर साहब आप सीटी क्यों बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है समझने के लिए कि एमआरआई में क्या दिखता है, सीटी में क्या दिखता है और एक्सरेज में क्या दिखता है। देखिए, सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो होती है जो स्पाइन की जो हम रेगुलरली पेशेंट को बोलते हैं वो है एक्सरे। अब एक्सरे बहुत बेसिक चीज है। एक्सरे में क्या है कि एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क हड्डियों का और उनका अलाइनमेंट हमें दिखाई दे जाता है, पर वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हार्ड चीजें जो कि हड्डियां हैं वही दिखाई देंगी। उसमें हमें ये पता लग जाएगा कि हड्डी में कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, या फिर कहीं कोई अलाइनमेंट की प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई हड्डी एक पे स्लिप होकर दूसरी हड्डी पे स्लिप हो रही है, जैसा कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में होता है। तो ये पता लगाने के लिए कि अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं, कोई मोटी चोट लगी है कि नहीं, और मोटा मोटा रीढ़ की हड्डी का जो स्टाइल है, जो डिजाइन है, वो वैसा ही दिख रहा है कि नहीं, इसके लिए एक्सरे काफी होता है। और ज्यादातर मरीज 95% मरीज जिनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, जिनकी दिक्कत को अभी 2-4 हफ्ते ही हुए हैं, ऐसे केसेस में हम लोग हमेशा या तो एक्सरे कराते हैं और एक्सरे के बेस पे ही दवाई दे देते हैं। कभी कभी हम लोग एक्सरे तक नहीं कराते क्योंकि बिना एक्सरे के भी इलाज संभव है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको बहुत कम दिन की दिक्कत है, कोई जांच की जरूरत है, आप इनिशियली दवाई फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। स्पेशल केसेस में कम टाइम में भी हमको जांचें बढ़ानी पड़ती हैं, जैसे कि कोई पैरालिसिस आना, कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम जिसमें लैट्रिन बाथरूम में सुन्ना हटाना, पैर पे वजन लेके ना चल पाना, एड़ी छत पे चलते वक्त पैर का गिर जाना, बैलेंस में दिक्कत होना, ऐसी दिक्कतें जब मरीज को होती हैं तो हम लोग कई बार मरीज के केस में हम और इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं। कोई इंसान जिसको कि प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है, मतलब 45 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 6 हफ्ते से ज्यादा अगर हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग पेशेंट से एमआरआई के लिए भी बोलते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा डिटेल दिखाई देती है। जैसे किसी को आपने पेशेंट को स्लिप डिस्क जैसा दर्द आ रहा है, आपने दवाई दी, पर पेशेंट को दवाई फिजियोथेरेपी या रेस्ट के बाद आराम नहीं आया, तो ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि एक्चुअली दर्द कहाँ से आ रहा है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेन जनरेटर या फिर डायग्नोसिस। ये पता लगाना कि पेन जहां से जनरेट हुआ वो जगह कौन सी है। अब इसको पता लगाने का तरीका ये है कि हम लोग उस स्पेसिफिक एरिया को ढूंढें जहां पर ये दिक्कत दिखाई दे रही है। और कई बार ये बोन में नहीं होती है तो एक्सरे में आती ही नहीं। जैसे कि किसी को कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, किसी का अलाइनमेंट खराब नहीं हुआ है, बोन की क्वालिटी ठीक है, तो कुछ नहीं दिखेगा। इस केसेस में हम लोग एमआरआई करते हैं। एमआरआई में यह दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा फाइन सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स या फिर मांस और मांस से रिलेटेड चीजें, सॉफ्ट चीजें दिखाई देती हैं। उसमें हमें डिस्क दिखाई देती है, डिस्क का कवर एनुलस दिखाई देता है, नसें दिखाई देती हैं, हड्डियां भी दिखाई देती हैं, और ये दिखाई देता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन या कोई ट्यूमर तो नहीं है। अगर हड्डी में कोई सूजन या इडिमा हो रहा है तो उसको भी पहचानने के लिए एमआरआई ही बेस्ट टूल माना जाता है। तो यदि किसी मरीज को हमें ऐसा लग रहा है कि कोई स्लिप डिस्क या कोई चीज है जो पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दे रही है और वो रेगुलर ट्रीटमेंट से नहीं जा रही है, या फिर पेशेंट को वार्निंग साइंस आ रहे हैं, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसे केसेस में पेशेंट को हम एमआरआई करने के लिए बोलते हैं। और एमआरआई में हम ये देख सकते हैं कि कहीं कोई स्लिप डिस्क तो नहीं है जो नस को दबा रही है, कहीं पेशेंट को कोई लंबर केनाल स्टेनोसिस तो नहीं है, जो कुछ लिगामेंट्स होते हैं पीछे से वो कभी कभी थिकन होने लगते हैं, जैसे कहते हैं थिकनिंग ऑफ लिगामेंटम फ्लेवम या फिर लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी। इस तरह के शब्द आपको एमआरआई रिपोर्ट में देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि नस दब रही है। फेसेट जॉइंट्स जो होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी को चलाते हैं,
उन जॉइंट्स में एज की वजह से कभी कभी सूजन आने लगती है और वो मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व की कैनाल होती है जिसमें से नस पास होती है, जो खाली जगह होती है वो छोटी पड़ने लगती है। उसे हम कहते हैं फेसेट जॉइंट हाइपरट्रॉफी। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक अच्छी मोडालिटी है एमआरआई, जिसमें बहुत डिटेल में सॉफ्ट टिश्यू पिक्चर मिलती है और डॉक्टर जो है वो एक बार में ये क्लियर कट समझ सकते हैं कि जो आपको दिक्कत आ रही है वो दिक्कत प्राइमरीली क्यों आ रही है, और इससे काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि क्या इलाज पेशेंट का करना है। जैसे कि स्लिप डिस्क है तो आप ये देख सकते हो कि किस ग्रेड की है। अगर वो कम है तो आप दवाई से इलाज कर सकते हो, अगर कम और मॉडरेट के बीच में है तो फिर आप इंजेक्शन से इलाज कर सकते हो, और अगर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में आप लोग कभी कभी पेशेंट को बेड रेस्ट या कॉर्डल एपिड्यूरल या फिर कभी कभी एंडोस्कोपी की सर्जरी भी एडवाइस करते हो, डिपेंड करता है दिक्कत कितनी है। अब ये बातें हो गई, फिर एक इंपॉर्टेंट बात बचती है कि सर कई बार पेशेंट मेरे पास एमआरआई और एक्सरे लेके आता है और हम लोग सीटी बोलते हैं, तो पेशेंट पूछता है सर सीटी की क्या जरूरत है? ये दो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस तो हो गई। सीटी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस है और सीटी से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं। कभी कभी जो एमआरआईज होते हैं उसमें पार्स फ्रैक्चर इवेल्युएट करना मुश्किल होता है, या फिर सिंपल शब्दों में कहूँ तो रीढ़ की हड्डी में जो बोन है जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी स्लिप हो जाती है, जिसे स्पॉन्डाइलोलिसिस कहते हैं। एक हड्डी एक के ऊपर एक रखी है, एक स्लिप हो गई। तो अगर ये स्लिप होती है तो कई बार इसका कारण पार्स फ्रैक्चर होता है, जिसको आप एमआरआई में देख सकते हो लेकिन कई बार नहीं देख सकते। ऐसे केस में सीटी से ये क्लियर हो जाता है कि जो स्पॉन्डाइलोलिसिस है वो पार्स फ्रैक्चर की वजह से हो गई है या फिर जॉइंट ढीले पड़ने की वजह से हो गई है। तो दोनों कारण हो सकते हैं। तो पार्स फ्रैक्चर देखने के लिए सीटी एक अच्छी मोडालिटी है। दूसरा, अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी जो है वो नॉर्मल सीधी नहीं कर्व हो गई है, तो इसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं या एग्जैजरेटेड काइफोसिस कहते हैं। ऐसे केस में रीढ़ की हड्डी की कंप्लीट पिक्चर समझने के लिए हमें 3D रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, और उससे हम ये समझ सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी में कितना मूवमेंट हो गया है, और ये जो मूवमेंट है ये डिसाइड करता है कि हम किस तरह की सर्जरी करने वाले हैं। स्पेशली स्कोलियोसिस सर्जरी के केसेस में जो नए क्लासिफिकेशंस हैं डॉक्टर लंके के, उसमें अब 3D कर्व को भी इंक्लूड किया जाता है। तो जो 3D कर्व का इंक्लूजन है वो सीटी बेस्ड ही होता है, उस पर ही आप 3D स्पाइन को देख सकते हैं। देखिए एक्सरे में आपको सिर्फ 2D पिक्चर ही मिलती है। इनफैक्ट एमआरआई में भी जो कट सेक्शंस होते हैं वो 2D ही होते हैं, 2 डायमेंशनल। बट सीटी में आप 3D घुमाकर पूरी स्पाइन देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के करेक्शंस आपको करने हैं, और बहुत फाइन बोन को देखा जा सकता है। अब एक तो ये बात हो गई कि भाई फाइन बोन को देखना है, बोन का अलाइनमेंट डिटेल में देखना है, और बोन में जो डिफॉर्मिटीज हैं उनको देखना है। एक और स्पेशल केस होता है जिसमें सीटी की बहुत ज्यादा महत्व है, जिसमें हम सीटी डाई डाल के करते हैं, सीटी माइलोग्राम कहते हैं उसे। अगर किसी कारणवश पेशेंट का एमआरआई हो ही नहीं सकता, जैसे कि पेशेंट को ऐसा पेसमेकर लगा है जो एमआरआई कॉम्पेटेबल नहीं है। अब पेसमेकर लाइफ सेविंग डिवाइस है, अगर वो ऐसा है जो एमआरआई में जा ही नहीं सकता मरीज, और पेशेंट को स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज तो करना है। अब इलाज करने के लिए एक्यूरेट डायग्नोसिस कैसे बने, तो उसके लिए एमआरआई हो नहीं सकता, तो सीटी करते हैं और रीढ़ की माइलोग्राम करते हैं, रीढ़ माइलोग्राफी करते हैं, जिसमें कि हम रीढ़ की हड्डी में एक डाई डालते हैं, जिससे कि हमें ये दिखाई देता है कि जो पूरी स्पाइन है उसमें नस कहाँ कहाँ दबी हुई है। हाँ, ये बात सही है कि जो सीटी माइलोग्राफी होती है उसकी एक्यूरेसी कम होती है एमआरआई के मुकाबले, लेकिन अगर आपके पास एमआरआई मोडालिटी नहीं है तो सीटी माइलोग्राम से भी बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकती है और बहुत अच्छा इलाज किया जा सकता है। इनफैक्ट जब एमआरआई नहीं होता है तो सीटी माइलोग्राफी से ही कई लोग ऑपरेट भी करते हैं। इनफैक्ट जब सीटी नहीं हुआ करता था तो लोग एक्सरे माइलोग्राफी लोग किया करते थे, और उसके बेस पे सर्जरी हुआ करती थी। एक्सरे लेते थे और पेशेंट की स्पाइन में एक डाई डालते थे, उससे नस कहाँ दबी है इसका आइडिया लग जाया करता था। आजकल क्योंकि एमआरआई है, बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, तो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीटी जनरली लास्ट में ही किया जाता है, ये देखने के लिए कि कोई स्पेशल प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे केसेस में जब मैं पुरानी पेशेंट्स को ऑपरेट कर रहा होता हूँ डिस्क्स के केस में, तो मैं ये पुराने का मतलब है जिनको दिक्कत 1-2 साल 3 साल से ज्यादा है,
उन केसेस में मैं सीटी ज़रूर कराता हूँ, स्पेशली एंडोस्कोपी करते वक्त, क्योंकि कभी-कभी जो डिस्क होती है वो उस पे हड्डी बन गई होती है और वो बहुत हार्ड हो गई होती है, इतनी हार्ड हो जाती है कि बॉडी उस पे हड्डी बनाना चालू कर देती है। इसको कहते हैं ऑसिफाइड डिस्क। ऐसी डिस्क को निकालने के लिए बिल्कुल ही अलग सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं एंडोस्कोपी में, और हमें ये तैयारी से जाना होता है एंडोस्कोपी में कि हमें एंडोस्कोपी जो है उसमें हम पूरी डिस्क को साफ कर पाएं। तो अगर सीटी में डिस्क आती है जो कि ऑसिफाइड है, तो हमें अलग तरह से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, और कभी-कभी हमें अपनी अप्रोच जो एंडोस्कोप से अंदर जाने का रास्ता है वो भी बदलना पड़ सकता है। इसलिए मेरे पेशेंट्स जिनमें भी डिस्क ज़्यादा पुरानी होती है उनमें मैं एंडोस्कोपी में सीटी स्कैन ज़रूर करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ इससे आपको मोटा-मोटा समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार बहुत रिकैप करता हूँ। एक्सरे है बेसिक अलाइनमेंट के लिए और बेसिक बोन देखने के लिए। एमआरआई है सॉफ्ट टिश्यू देखने के लिए जिसमें नस, डिस्क और हड्डी सब कुछ दिखाई दे जाता है। और सीटी स्कैन है डिफॉर्मिटीज देखने के लिए और बहुत फाइन हड्डी के फ्रैक्चर्स देखने के लिए, जैसे कि पार्स फ्रैक्चर। तो इससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि तीनों इन्वेस्टिगेशंस का क्या रोल है, और तीनों इन्वेस्टिगेशंस एमआरआई मतलब एक्सरे और सीटी हम लोग रेगुलरली सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन या लंबर स्पाइन में क्यों करते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर मिली है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मुझे लगता है कि मैं आपके जीवन में कुछ बदल पा रहा हूँ। हो सकता है हम कभी ना मिलें, हो सकता है हम फिजिकली कभी बात ना करें, लेकिन आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर मेरी बातों से आपको 1% भी कोई फ़ायदा या जानकारी मिलती है तो मान लीजिए मेरा ये वीडियोस बनाना सफल हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बताया कि उन वीडियोस से कई लोगों को जानकारी मिली है, और ये काम मैं जारी रखूँगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए और मेरे को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।